हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने से पहले इसका पूरा नाम मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर का नाम डिटर्मिनेंट नहीं है, चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अब बिकॉज मैट्रिक्स ही पहले पढ़ाया जाता है, डिटर्मिनेंट बाद में पढ़ाया जाता है, बट डिटर्मिनेंट ज़्यादा पॉपुलर है बच्चों के बीच बिकॉज डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन बच्चों से आसानी से बन जाते हैं। बट लेकिन मैट्रिक्स के क्वेश्चनों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। अब लेकिन डिटर्मिनेंट का यूज मैट्रिक्स में आता है, तो इस वजह से मुझे डिटर्मिनेंट पहले पढ़ाना होता है बिकॉज बंसल में डिटर्मिनेंट पहले पढ़ाया जाता है एंड मैट्रिक्स बाद में पढ़ाया जाता है। और जनरली आप और कहीं देखोगे तो मैट्रिक्स पहले पढ़ाया जाता है, डिटर्मिनेंट बाद में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स क्या है? पहली चीज तो मैट्रिक्स बहुत सारे होते हैं। जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा मैट्रिक्स बहुत सारे होते हैं, बट जनरली जो पॉपुलर मैट्रिक्स है जिस पे ज्यादा स्टडी की गई है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मतलब आपको बहुत सारे नंबरों का अरेंजमेंट दे रखा होगा ऐसे ब्रैकेट्स के बीच, दिस इज अ मैट्रिक्स। अब कुछ आईसीएससी वाले होंगे वो 10th में पढ़ के आए होंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, और ये अगर आपको ऐसे दे रखा है तो ये क्या होता है? डिटर्मिनेंट। दिस इज डिटर्मिनेंट। ये सिंबल किसके होते हैं? डिटर्मिनेंट के होते हैं। और ये ब्रैकेट किसके होते हैं? मैट्रिक्स के होता है। अब मैट्रिक्स क्या होता है? एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। मतलब इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। अब केवल देखने के लिए चीज होती है कि भाई मैट्रिक्स ये है, इसी में अंदर हम आगे जुगाड़ करते हैं कि भाई कैसे चेंजेस करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब बात आई जब स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स पे हमने बहुत ज़्यादा स्टडी करी, तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक मेथड पता चला, तब जाके आया डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब आपको बेसिक मीनिंग पता लगा कि डिटर्मिनेंट कहाँ से आया। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? तो बेटा स्क्वायर क्या होता है? जिनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो। ठीक है, नंबर ऑफ रोज जैसे 1x1, 2x2, 3x3। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमें तो रोज एंड कॉलम से कुछ मतलब ही पता नहीं लग रहा क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो मैं उनके लिए बोलूंगा अभी थोड़ी 5 to 10 मिनट्स में आप लोग सारी चीजें समझ जाओगे। ठीक है, तो एक मिनिमम डिटर्मिनेंट लेते हैं, एक मिनिमम डिटर्मिनेंट कि सबसे छोटा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट लिया मैंने ये। अब लेकिन जब तक मैं इसे डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं करूंगा तो बच्चे क्या बोलेंगे कि सर ये तो मॉड्यूलस है। तो बोलने वाला, लिखने वाला इसको कैसे बोलता है? डिटर्मिनेंट ऑफ 2। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है? अंदर के एलिमेंट का सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है ये? अंदर के एलिमेंट का सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट इज जस्ट अ प्योर नंबर एंड इट्स वैल्यूज ऑफ इट्स एलिमेंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2। अब मैं दूसरा एग्जांपल लूं तो मैंने लिया -2। ठीक है, तो अब जब तक मैंने इसे डिटर्मिनेंट नहीं बोला तो बच्चे क्या बोलेंगे? सर इसका आंसर तो 2 है। नहीं, अगर मैंने इसे डिटर्मिनेंट डिफाइन कर दिया तो इसका आंसर क्या होगा? 2। लेकिन अगर मैं क्या होगा? -2। लेकिन अगर मैं इससे हटा दूं तो देखने वाला बोलेगा ये तो क्या लिखा है? गलत लिखा है, ये तो मॉड्यूलस है। तो हमेशा क्या होता है? डिटर्मिनेंट को डिफाइन किया जाता है, बोला जाता है कि ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा? -2। ठीक है, बात समझ में ही आता। तो एक डेफिनेशन लिखो डिटर्मिनेंट की, जस्ट छोटी सी। Determinant is just a pure number associated with the square matrix। अब स्क्वायर का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और रोज एंड कॉलम के बारे में मैं अभी बताने वाला हूं। ठीक है, एक जस्ट दूसरी बात लिखता हूं। डिटर्मिनेंट गिव्स द वैल्यू ऑफ एलिमेंट इनसाइड। मतलब कि जो अंदर एलिमेंट दिया होता है उसकी वैल्यू देता है। ठीक है, और मैट्रिक्स इज जस्ट अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या ढूंढा? डिटर्मिनेंट। लेकिन कौन सी मैट्रिक्स के लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अभी भी मैं बोल रहा हूं मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछे तो मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या ढूंढा? फिर डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो मैट्रिक्स का मैंने आपको एक जनरल नॉलेज आपको दे दिया है कि मैट्रिक्स क्या होती है? एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है। ठीक है, अब लेकिन दूसरी बात करते हैं। ये ए पॉइंट है। ठीक है, इसे लिख लो आप। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। बिल्कुल आराम से चलेंगे हम क्योंकि हमारे पास को बहुत टाइम है अभी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जस्ट बी पॉइंट लेता हूं मैं।
कि भाई मैट्रिक्स क्यों आई। अब डिटर्मिनेंट तो आपने बता दिया कि सर मैट्रिक्स की वजह से लेके आए कि भैया मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं आती थी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमने जब आगे स्टडी करी तो उसके लिए एक मेथड ढूंढा, वो है डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है, एसोसिएटेड होता है किससे, स्क्वायर मैट्रिक्स के। मतलब डिटर्मिनेंट में क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, और वो रोज एंड कॉलम मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखो मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स क्यों आई। अब जनरल आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो पढ़ते हैं 2 वेरिएबल में 9th और 10th में, तो उसमें क्या होता था कि एक्स एंड वाई की वैल्यू हम निकालते थे, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन दी हुई होती थी, 2 वेरिएबल दिए होते थे, मतलब 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन, आप आराम से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन जब दिक्कत आती थी कब, जब मैंने आपको 3 इक्वेशन दे दी, 3 वेरिएबल दे दी, 4 इक्वेशन दे दी, 4 वेरिएबल दे दी, तब तो पसीने छूट जाते थे लाने में। ठीक है, तो उसके लिए ढूंढा गया मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे, अब देखो मैं बताता हूं। आपने एक जनरल इक्वेशन लिखी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 लिख लो। ठीक है, और आपने दूसरी इक्वेशन लिखी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। ठीक बात। अब देखो यहां से आप मुझे बताओ कि पहली इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी होगी, पहली इक्वेशन से y की कितनी होगी, माइनस का a1 अपॉन b1, और दूसरी इक्वेशन से क्या होगी y की वैल्यू माइनस का a2 अपॉन b2, यही होगी। ठीक है, आपने इन दोनों को इक्वल किया, माइनस का a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू माइनस का a2 अपॉन b2, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब देखो अब क्या आ गया, a1 b2 इज इक्वल टू v1 a2। ठीक है, तो क्या आ गया a1 b2 माइनस a2 b1, आप a2 b1 लिखो या b1 a2 लिखो, बात तो बराबर ही है, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब जब आपने थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन या थोड़ा हल्का सा पढ़ा होगा तो उसमें हम डिटर्मिनेंट लिखते थे ऐसे। अब मैं वो आपको अब यही बता देता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a1 a2 b1 b2। ठीक है, अब क्या होता था, इसी को तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है भाई, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये वही तो है, a1 b2 माइनस b2 a1, यही तो लिखा है। तो जस्ट ऐसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या ढूंढे, फिर मैट्रिक्स ढूंढे थे। ठीक है, और फिर मैट्रिक्स से क्या आया, डिटर्मिनेंट आया। ठीक बात, ये अभी आगे आपको अगर 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल दे रखे तो आप मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हो, और ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए नेट पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स भी बनाए गए। ठीक है, उनका यूज़ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही सीखेंगे। ठीक है, तो अब आप बताओ कि भाई ये कौन सा डिटर्मिनेंट है। अब इसमें बताओ कि कितनी रो है, 1 रो 2 रो, कितने कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो ये किसका हो गया, 2 क्रॉस 2, मतलब ये क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो गया, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। और पहला वाला क्या था, ये भी लिख लेना, ये क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ऑर्डर क्यों लिखते हैं भाई, रो एंड कॉलम इनटू में नहीं लिखते डिटर्मिनेंट में, कैसे लिखते हैं, 1 क्रॉस 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 2 क्रॉस 2 है तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 3 क्रॉस 3 है तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ऐसे ऑर्डर डिफाइन करते हैं। ठीक है, लिख लो इसे फटाफट यहां से कि डिटर्मिनेंट आया कैसे, बता दिया मैंने, 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये आया था, इसी को तो आगे सॉल्व किया है। ठीक है, तो बी पॉइंट हो गया यहां पे हमारा। अब चलते सी पॉइंट की तरफ। सी पॉइंट क्या है देखो, अब यहां पे मैं रोज एंड कॉलम समझाता हूं। आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है a1 a2 और b1 b2। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होती है, ये कौन सी है, रो 1, ये कौन सी है, रो 2, ये क्या है, कॉलम 1, और ये क्या है, कॉलम 2। ये कितना हो गया, 2 क्रॉस 2, और ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए बोलोगे आप, तो थर्ड ऑर्डर क्या होता है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब देखो ये आया कैसे, अब इसको क्या लिखते हैं, डी, या फिर डेल्टा भी लिख देते हैं। आपको कई बुक में डेल्टा लिखा मिलेगा, कई बुक में डी, हम लोग डी भी यूज करेंगे, डेल्टा भी यूज करेंगे। अब a11 a12 ये है क्या, देखो पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम,
दूसरी रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, मतलब समझ में अगर मैं A23 दे दूं तो क्या होगा, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। बात समझ में आई। अब अगर मैं जैसे लिख दिया 2 1 2 3 0 0 1 3 3 और मैं आपसे पूछ रहा हूं 8 2 3 कितना होगा, तो 8 2 3 कहाँ जाओगे आप, सेकंड रो में जाओगे, थर्ड कॉलम में जाओगे, तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ, 0। अगर 8 3 3 पूछता तो सेकंड रो में जाओगे, थर्ड कॉलम में जाओगे, तो कितना हुआ, 3। बात समझ में आ रही है। रीड करना है डिटर्मिनेंट को, कैसे रीड करते हैं कि कौन सी रो कौन सा कॉलम, ये बहुत ज़रूरी है, ये समझना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का मतलब क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डिटर्मिनेंट कौन सा है, थर्ड ऑर्डर का। ये कौन सा डिटर्मिनेंट है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, लिख लो बेटा यहां तक। ये कौन सा पॉइंट था, डी पॉइंट था। 4 पॉइंट हो गए अब तक। अब चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ। देखो फिफ्थ पॉइंट मतलब ई क्या कहता है, देखो 3 मैंने वापस से लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये डेल्टा है या डी है। ठीक है, अब ये कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, देखो इस रो के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है, इस रो के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है, इस रो के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है, इस कॉलम के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है, इस कॉलम के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है, इस कॉलम के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है। अब ये कैसे सॉल्व होगा वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन हमारे पास कितने तरीके होते हैं, देयर आर 6 ways टू सॉल्व अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। क्यों, क्योंकि आप कोई सी भी रो पकड़ के सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी कॉलम पकड़ के सॉल्व कर सकते हैं। आपकी इच्छा है कि आप फर्स्ट रो पकड़ के सॉल्व करो, या सेकंड रो लेके सॉल्व करो, या थर्ड रो लेके सॉल्व करो, या आप फर्स्ट कॉलम लेके सॉल्व करो, सेकंड कॉलम लेके सॉल्व करो, या थर्ड कॉलम लेके आप सॉल्व करो, ये आपकी मर्जी पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन हम कौन सी रो या कौन सा कॉलम लेते हैं जिसमें जीरो ज्यादा होते हैं, क्योंकि जीरो से क्या होगा, जीरो से जैसे ही उसका आगे मल्टीप्लाई होगा वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूं, देयर आर 6 ways टू सॉल्व अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। कितने वेज होते हैं, 6 वेज होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एफ मतलब अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब यहां पे होता है साइन कन्वेंशन। बिकॉज क्यों, क्योंकि आपने क्या किया भैया, 6 वेज तो आपके पास आगे सॉल्व करने के, लेकिन अब आपको साइन याद रखना जरूरी है कि हम किस साइन में खोलते हैं। अब ये चीजें मैं आपको अभी देखो याद रखना, प्लस माइनस प्लस मतलब अल्टरनेट में होना चाहिए। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ कितना आएगा माइनस, यहाँ कितना आएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, मतलब अल्टरनेट पे क्या आना चाहिए, प्लस माइनस आना चाहिए। आप कहीं से भी देख लो, तो ये होता है साइन कन्वेंशन रूल। अगर हम इस रो के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पहला वाला प्लस, सेकंड वाला माइनस और थर्ड वाला प्लस। अब याद, अब समझ आया कि सेकंड में माइनस क्यों आता था। ठीक है, इसके और भी मेथड है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से माइनस सेकंड रो पकड़ोगे तो पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस और थर्ड वाला माइनस। अगर आप थर्ड रो पकड़ोगे तो पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस। बात समझ में आई। कॉलम पकड़ोगे तो पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस और तीसरा वाला प्लस, ऐसे ही बाकी में। मतलब जिस रो से आपको सॉल्व करना है उसका साइन याद होना चाहिए। साइन कैसे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस लेते हैं, उसके बाद हर अल्टरनेट में साइन चेंज होता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। ये क्या करते हैं कि आसान कर देते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। ये याद होना चाहिए, इससे क्या होगा, आपकी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो बेटा लिख लो यहाँ तक।
चलें, सॉल्विंग मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे अगला टॉपिक लिखो, सॉल्विंग मेथड ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सबसे ज्यादा जो पढ़ेंगे वो थर्ड ऑर्डर ही पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करने का तरीका बताऊं, वैसे तो बताना नहीं चाहिए, बड़ा आसान है, पर मैं बता देता हूं कि सेकंड ऑर्डर क्या होता है, A1 A2 V1 V2। ये कौन सा है, सेकंड ऑर्डर। इसको सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि क्यों, प्लस और माइनस, ये तो है ही, ये रूल है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1। बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है। अब थर्ड ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, इसको रफ करते हैं, थर्ड ऑर्डर लेते हैं। थर्ड ऑर्डर कैसे लेंगे, देखो वही A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक बात, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्या लेते हैं, A11, पहली रो पकड़ के सॉल्व कर रहे हैं हम तो, ठीक है। तो A11 लिया, उसके आगे ब्रैकेट छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या लेंगे, माइनस, साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा, ये आपको पता है। क्या लेंगे, A12, ये पकड़ के सॉल्व कर दिया, प्लस क्या आएगा, A13, ये ब्रैकेट छोड़ दिया। अब इन ब्रैकेट में क्या आएगा, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है लास्ट ईयर, उसमें आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा कि A11 को जो हम लेते हैं तो उसके कॉलम और उसकी रो, मतलब जो भी हम एलिमेंट लेंगे उसके कॉलम और उसकी रो को डिलीट कर देंगे और बचा कुचा जो सेकंड ऑर्डर होगा डिटर्मिनेंट उसको सॉल्व कर देंगे। तो बताओ, देखो इस पे हाथ रखा और इस पे हाथ रखा, तो बचा कुचा सेकंड ऑर्डर क्या हुआ, ये हुआ, मतलब बचा कुचा हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर ये है। तो यहां पे कितना आएगा, A22 और A33 माइनस कितना आएगा, A23 और A32, यही आएगा, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए मैं आपको आसानी से एक तरीका और लिख देता हूं, देखो ये वाला। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो हम दूसरे टाइप से भी चल सकते हैं। देखो ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक बात। यहां पे क्या लिखा, A1 यहां पे ये छोड़ दिया, माइनस A2 यहां ये छोड़ दिया, प्लस A3 यहां पे ये छोड़ दिया, ठीक बात। अब A1 के साथ क्या आएगा, देखो A1 के साथ क्या होता है, जब भी हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो जिस एलिमेंट की रो को ले रहे हैं, मतलब जिस रो का एलिमेंट ले रहे हैं हम, मतलब अगर इस रो से सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट रो से, तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लिया तो उस पर हाथ रखा एंड इसकी कॉलम एंड रो दोनों पे हाथ रखा, तो बचा क्या आपके पास, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बचा। तो इस सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को आप ओपन करोगे यहां, कैसे, B2C3 एंड माइनस B3C2, यही आएगा। अब A2 के साथ क्या होगा, आपने इस पे हाथ रखा और इस पे हाथ रखा, बचा कुचा कौन सा, B1C3 माइनस क्या आएगा, B3C1, ठीक है, प्लस आपने A3 पे हाथ रखा, तो A3 पे ये रो गया, ये कॉलम गया, मतलब ये रो गया और ये कॉलम गया, बचा कुचा कौन सा, ये सेकंड ऑर्डर। तो क्या आएगा, B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1, यही आएगा, ठीक बात। आपको यहां तक समझ आया क्या किया मैंने, थर्ड ऑर्डर को खोलने के लिए क्या करेंगे हम, कि भाई सपोज करो आप पहली रो से खोल रहे हो, आपको एक तो साइन कन्वेंशन याद आना चाहिए, प्लस माइनस प्लस। अगर आप पहली रो से खोल रहे हो तो प्लस माइनस प्लस, पहला एलिमेंट पकड़ा A1, उसके बाद ब्रैकेट छोड़ दिया माइनस A2, फिर ब्रैकेट छोड़ दिया A3, फिर ब्रैकेट छोड़ दिया। ब्रैकेट में क्या आएगा कि A1 ले रहे हैं तो उस एलिमेंट की पूरी कॉलम पे हाथ रखो एंड पूरी रो पे हाथ रखो, मतलब उसे काट दो, हटा दो, तो जो बचा कुचा सेकंड ऑर्डर होगा उसे सॉल्व कर दो। तो यहाँ कितना आएगा, B2C3 माइनस B3C2। बहुत आसान चैप्टर है ये, आपको मैं अभी आगे बताऊंगा, बहुत आसानी से सवाल सॉल्व होते हैं इसके, ठीक है। अब आपने A2 लिया तो इस पे हाथ रखा एंड इस पे हाथ रखा, तो कितना आएगा, B1C3 माइनस B3C1, और A3 लिया तो इन दोनों पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि भैया B1C2 माइनस B2C1। अब मैं क्या करूंगा कि इसको देखो, इसको सॉल्व करूंगा। अभी मैं इससे कुछ मेथड बताने वाला हूं, A1 B2 C3 माइनस A1 B3
C2 माइनस A2B1 C3 प्लस A2B3 C1 प्लस A3B1 C2 माइनस A3B2 C1, यही आएगा। प्लस प्लस वालों को एक साथ लिख लें तो कितना आएगा A1B2 C3। अब यहाँ पे कितना आया प्लस वाला, प्लस A2B3 C1 प्लस A3B1 C2 माइनस 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 वालों को एक साथ लिख ले तो कितना आएगा A1B3 C2। अब माइनस बाहर ले लिया तो प्लस आ जाएगा A2B1 C3 प्लस A3B2 C1। ठीक है, ये आया। अब एक चीज देखो, इतना बड़ा तो आपको याद होगा नहीं, ये किस में सॉल्व करना है आपको। अगर बोर्ड में थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट सॉल्व कराए तो आसानी से पकड़ना कि भैया पहली रो से सॉल्व करेंगे, जिसमें जीरो ज्यादा हो वैसे करेंगे, लेकिन आप तो पहली रो से करना अभी के लिए, बाद में मैं आपको और बताने वाला हूं। तो क्या किया हमने, पहली रो को पकड़ा, A1 रखा, A2 रखा, A3 रखा और साइन कन्वेंशन रखा और सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट सॉल्व करते गए। अब लास्ट में जाके ये आ गया। अब ये क्यों लेके आया हूं मैं आपको समझाता हूं कि इस ब्रैकेट में देखो क्या क्या है, इस ब्रैकेट में कौन कौन से एलिमेंट है। इस ब्रैकेट में देखो A1 A2 A3 है एक तो, ठीक है, और क्या है B1 B2 B3 है, और क्या C1 C2 C3 है, ठीक बात। और देखो यहां देखो, यहां पे क्या A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है और C1 C2 C3 है। ये बात समझ में आई, यहां तक समझ में आया कि सारे एलिमेंट पहले ब्रैकेट में भी है और सारे एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट में भी है। तो एक बात बताओ कि ये जो सारे एलिमेंट है, आप इसको सॉल्व करोगे अलग बात है, लेकिन यहां से मैं एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं, वो कंसेप्ट बहुत जरूरी है क्योंकि जेई पूरा कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है, मेथड पे मतलब आप ये सॉल्विंग मेथड रट लो, इन पर डिपेंडेंट नहीं है, आपके कंसेप्ट पर डिपेंडेंट है। मैं अभी आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिनमें पूरा टोटली ये कंसेप्ट यूज होगा। देखो एक तो बात बताओ, दो ब्रैकेट है हमारे पास, इसमें भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं डिटरमिनेंट के, इसमें भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं। मतलब अगर मैं सारे एलिमेंट मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर मैं यहाँ पे सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे जो साइन आएगा, एक बात बताओ, सारे प्लस के हुए तो प्लस आएगा, सारे प्लस के हुए एक माइनस का हुआ तो माइनस आएगा। मतलब यहाँ पे जो साइन आएगा वही यहाँ आना चाहिए। ये बात समझ में आई। मतलब दोनों ब्रैकेट का क्या होना चाहिए, साइन सेम होना चाहिए। दोनों ब्रैकेट का हिंदी में लिख लिया करो, ब्रैकेट का साइन सेम होना चाहिए। दोनों ब्रैकेट का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों ब्रैकेट में, या फिर और अच्छे से डिफाइन करके लिख लो, दोनों ब्रैकेट के एलिमेंट के प्रोडक्ट का साइन सेम होना चाहिए। मतलब दोनों ब्रैकेट के प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस ब्रैकेट के प्रोडक्ट भी और इस ब्रैकेट के प्रोडक्ट भी, मतलब यहां जो हमारे पास आ रहा है उसका साइन और यहां जो आ रहा है इसका साइन, ये अभी केवल और केवल समझ लो। बिकॉज क्यों, इसमें सारे एलिमेंट सेम है और इसमें सारे एलिमेंट सेम है। मतलब अगर हम उन सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दे तो उनसे जो साइन बने और यहाँ पे जो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दे उनसे जो साइन बने, दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इस ब्रैकेट की वैल्यू और इस ब्रैकेट की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, नहीं, फिर तो जीरो आएगा हमेशा आंसर। मैं क्या कह रहा हूं कि इस ब्रैकेट में जो एलिमेंट आए और इस ब्रैकेट में जो एलिमेंट आए दोनों सेम है। मतलब दोनों के ब्रैकेट के प्रोडक्ट को, मतलब दोनों के ब्रैकेट के एलिमेंट के प्रोडक्ट को, अगर मैं दोनों के इससे इसके एलिमेंट उठाए और इसके एलिमेंट उठाए, अगर दोनों के मल्टीप्लाई कर दें सबको, तो दोनों का साइन कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन में यूज आएगा, इस वजह से मैंने आपको यहाँ समझाया। बिकॉज क्यों, क्योंकि यहां पर भी सारे एलिमेंट सेम है और यहां पर भी सारे एलिमेंट सेम है। लिख लो इसे पहले। ठीक है, ये है आपका स्टैंडर्ड मेथड। अब मैं जो मेथड बताने जा रहा हूं उसको बोर्ड में कतई यूज मत कर लेना, ठीक है। अब देखो, अभी जो लास्ट में टर्म आई थी ना उसको मैं 2 सेकंड में लिखूंगा और वो आप भी लिखोगे, लेकिन ये बोर्ड के लिए मेथड नहीं है। इस मेथड का नाम है सारस मेथड। अगर आपने बोर्ड में लिख दिया तो एक आध दो क्वेश्चन आपके और काट देगा, इसको तो छोड़ो, एक आध दो और काट देगा। नॉट फॉर बोर्ड, कतई यूज मत कर लेना बोर्ड में, ठीक है। तो अब ये कैसे है, देखो वही डिटरमिनेंट बनाया,
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसकी वैल्यू ये क्या होता है, डेल्टा होता है। ये क्या होता है, डेल्टा होता है। डेल्टा या डी लिख लो, डी की वैल्यू बतानी है। तो क्या करा हमने कि इस कॉलम को और इस कॉलम को आगे और लिख दिया, मतलब A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 ये लिख दिया। अब मैं यहां से एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। आप एक बात देखो कि ये जो एलिमेंट आए पूरे 3, अब इधर भी 3 आ गए और इधर भी 3 आ गए, मतलब 3 का पेयर आ गया। तो आपने क्या करा कि एक ब्रैकेट लगाया और क्या लिखा, A1 B2 C3 प्लस क्या आएगा A2 B3 C1 प्लस क्या आएगा A3 B1 C2, ये आ गया, माइनस क्या आएगा। अब देखो जैसे इधर थे वैसे ही कहाँ है, यहाँ है। देखो ये और ये देखने के नजरिए का फर्क है बस, जैसे इधर है वैसे ही यहाँ है। तो यहाँ कितना आ गया A3 B2 C1 प्लस A1 B3 C2 प्लस A2 B1 C3। आसानी से लिख दिया। अब उसमें क्या था कि लास्ट में जाके सॉल्व करना पड़ा था। यहाँ क्या है कि हमने सॉरस मेथड यूज करके आसानी से लिख लिया, लेकिन ये बोर्ड के लिए नहीं है। मैं आपको अभी भी स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ। ये कहाँ होता है, आप जेई के लिए लगाओ, कहीं भी लगाओ, आपको ये मेथड हमेशा एप्लीकेबल है, सही आंसर देगा, ठीक है। आप इस मेथड में भी वही चीज़ कि दोनों ब्रैकेट का साइन सेम, प्रोडक्ट मतलब एलिमेंट के प्रोडक्ट का साइन सेम होना चाहिए, ठीक बात, वैल्यू सेम होनी चाहिए, आंसर सेम होना चाहिए। साइन तो क्या, आंसर ही सेम होना चाहिए, बिकॉज जब इसके एलिमेंट सेम है और इसके एलिमेंट सेम है तो उन एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, सेम। इसके एलिमेंट के प्रोडक्ट भी और इसके एलिमेंट के प्रोडक्ट का भी साइन मतलब वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक बात। यहां तक लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन कराऊं, एक क्वेश्चन लो। क्वेश्चन ये है, जनरली ये डिटर्मिनेंट है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करो, सेकंड ऑर्डर है। तो क्या करोगे आप, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और यहाँ क्या आएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बात समझ में आई, ठीक बात। एक और सॉल्व कराऊँ आपको, 1 3 2 2 3 1 1 0 1। तो क्या करोगे, वही फटाफट 1 इंटू कितना आएगा 3 माइनस 0, तो 3 माइनस क्या लिखेंगे 3, कितना आएगा, इसको छोड़ के 2 माइनस 1 1 प्लस कितना आएगा 2 लिखा, कितना आएगा यहाँ 0 माइनस 3 माइनस 3, तो कितना आ गया 3 माइनस 3 माइनस 6, कितना आ गया माइनस का 6। बहुत आसान है डिटर्मिनेंट, ऐसे ही आगे आगे सॉल्व करते चलेंगे, बहुत बढ़िया बढ़ते चलेंगे। ये थोड़ा सिंपल काम है। अभी मैं इसमें डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन कब टफ होते हैं, जब पीएनसी का टच आ जाता है। अगर डिटर्मिनेंट में पीएनसी लगा के पूछ लिया तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो चलो लिख लो इसको फटाफट। पीएनसी का टच देते हैं हम, ठीक है। चलें, अब हेडिंग डालो पीएनसी विद डिटर्मिनेंट। थोड़ा बहुत पीएनसी में आपको यहाँ पे लूंगा आपसे हेल्प की, आपको पीएनसी आता है ऐसा मुझे लगता है कि आपने पीएनसी तो सीखा है अच्छे से लास्ट ईयर, ठीक है। तो अब उसमें पहला पॉइंट लेते हैं ए। अब देखो यहाँ y 1 और 2, मतलब आपके पास दो ही डिजिट है 1 और 2। हाउ मैनी सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आर पॉसिबल। क्या होगा कि आपके पास दो डिजिट दे रखी है 1 और 2, इनसे पूछ रहा है कि आपके पास सेकेंड ऑर्डर के कितने डिटर्मिनेंट पॉसिबल हैं। तो देखो पहले सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनाया, 4 पोजीशन होती है सेकंड ऑर्डर पे, 4 ही पोजीशन होती है सेकंड ऑर्डर में, ये आपको पता है। अब एक और बताओ
यहां भरने के कितने तरीके, भाई या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, तो मतलब कितने तरीके, 2। यहां भरने के 2, यहां भरने के 2, यहां भरने के 2, तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट, टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर कितने होंगे पॉसिबल, कितने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो यहां इंटू क्यों लगा, या और फिर का मतलब आपको पता होगा पीएनसी में, या का मतलब होता है प्लस और इंटू का मतलब होता है फिर। कैसे, यहां भरने के कितने तरीके, 2, फिर यहां भरने के कितने तरीके, 2, फिर यहां भरने के कितने तरीके, 2, फिर यहां भरने के कितने तरीके, 2। अब अगर या आता तो प्लस आता, या और फिर में तो बहुत अच्छे से अंतर पता होना चाहिए पीएनसी का। पीएनसी का बिल्कुल बेसिक होता है या और फिर। अगर आपको काउंटिंग आती है तो आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लगा लोगे। ठीक है, तो कितने हो गए 216, कितने डिटर्मिनेंट पॉसिबल हैं, 16 डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कैसा हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब मैं इसमें अगर सेकंड क्वेश्चन पूछूं आपसे, लिख लो पहले से फटाफट। अब इसमें सेकंड बी लिखते हैं। बी में क्या होगा, बाय 0 एंड 1। अब मैं 1 और 2 की जगह क्या ले आया, 0 एंड 1। वाई 0 एंड 1, हाउ मैनी नॉन नेगेटिव सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल। बताओ कि 2 डिजिट दे रखी है आपके पास 0 एंड 1, कि कितने नॉन नेगेटिव सेकेंड ऑर्डर आपके पास पॉसिबल है, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो बताओ पीएनसी में हम क्या करते थे, नॉन नेगेटिव निकालने के लिए टोटल माइनस नेगेटिव। अगर आपने नेगेटिव निकाल लिए तो टोटल में से घटा दो। टोटल कितने पॉसिबल है, अभी निकाला है 2 डिजिट से, कितने पॉसिबल है सेकेंड ऑर्डर, 16। कितने पॉसिबल है, 16। अब यहां पे नेगेटिव निकालेंगे, तो नेगेटिव निकालने के लिए मैंने 4 डिटर्मिनेंट बना लिए सेकेंड ऑर्डर, 4 डिटर्मिनेंट बना लिए। ठीक है, यही वही पोजीशन। ठीक है, 4 पोजीशन होती है। अब कहता हूं नेगेटिव कब आएगा, एक बात मैं आपसे जनरली पूछता हूं, या A1 A2 B1 B2 है, ये नेगेटिव कब आएगा, इसका प्रोडक्ट क्या है A1 B2 माइनस A2 B1, ये नेगेटिव कब आएगा, जब ये 0 हो। भाई 0 और 1 से तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। भाई प्रोडक्ट की क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 1 इंटू 1 होगा या 0 इंटू 1 होगा। और कुछ तो है नहीं कि आप बोलोगे सर ये क्या आ जाए, ये छोटा आ जाए, ये बड़ा आ जाए। तो छोटा तो क्या पॉसिबल है, 0 ही पॉसिबल है। तो ये 0 आना चाहिए। ये 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, या तो ये दोनों क्या हो, इनमें से क्या हो भैया, यहाँ 0 0 आ जाए। ठीक है, या फिर क्या है, यहाँ 0 यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 1 यहाँ 0 आ जाए। मतलब 3 ही पॉसिबिलिटी है। तो देखो कैसे कि भाई देखो यहाँ मैंने क्या रख दिया, 0 यहाँ 1। ठीक बात, यहाँ क्या रख दिया, यहाँ 0 और यहाँ 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 1 1 रख लो आप चाय वाली से। ठीक, बिकॉज यहाँ 0 रखोगे तो फिर 0 माइनस 0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन। बात समझो कि भाई एक बार बताओ कि यहाँ नेगेटिव बनाने के लिए क्या होना चाहिए, पहला एलिमेंट 0 आना चाहिए, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, पहला एलिमेंट नेगेटिव आना चाहिए। तो भाई 0 माइनस 1 क्या देख रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1। अब वो काम किया मैंने, यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 0 रख दिया, फिर 1 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 माइनस 1। कितनी आ गई, -1। अगर यहाँ दोनों जगह मैंने 0 रख दिया और यहाँ 1 1 रखा तो कितनी आ गई, 0 माइनस 1, तो कितनी आ गई, -1। अब और मेथड बताओ कि भैया मैंने 0 को यहाँ रख लिया, यहाँ रख लिया, दोनों 0 रख लिए, और कोई पॉसिबिलिटी है, मतलब नहीं है, तो इसको रफ कर दें, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल नेगेटिव सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट पॉसिबल, कितने हैं, 3। तो टोटल नॉन नेगेटिव डिटर्मिनेंट पॉसिबल कितने हैं, 16 माइनस 3 मतलब 13। बात समझ में, कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे ना डिटर्मिनेंट में पीएनसी का, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, लिख लो फटाफट इसे।
अगला क्वेश्चन करें, ठीक है चलो। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। जहां भी दिक्कत है बेटा पूछ लेना, मतलब डाउट मत रखना मेरे आगे, बिल्कुल एज अ फ्रेंड समझ के पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन करें अगला। क्वेश्चन दे रखा है y -1 एंड 1, 2 डिजिट है आपके पास, y -1 एंड 1, -1 और 1 कर लो, क्योंकि या तो ये आएगा या ये आएगा या दोनों साथ आएंगे, ठीक है। ऑल द पॉसिबल डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, ऑल द पॉसिबल डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, कितने पॉसिबल है? पहली बात तो 2 की पावर 9, क्यों? हर प्लेस को भरने के 2 तरीके, कितने प्लेस है? 9, तो 2 की पावर 9, ठीक है। यही होता है मूवेबल के ऊपर, क्या हो जाएगा? अरे वो मेथड नहीं समझा रहा, मैं पीएनसी में ज्यादा नहीं घुस रहा। दो आपको सिंपल देखो, आप 2 डिजिट रख सकते हो एक प्लेस पे। कितनी प्लेस है टोटल? 9, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 टाइम्स के 2 की पावर 9, कितना हो गया? 512, ठीक है। 512 मैट्रिक्स पॉसिबल है। अब लेकिन उनमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल दोज डिटर्मिनेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल दोज डिटर्मिनेंट। ये बोल रहा है कि जितने भी आपके पास डिटर्मिनेंट आए उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। अब यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है उसने कि आपके पास जितने भी डिटर्मिनेंट आए उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। तो देखो क्या करना है, थर्ड ऑर्डर का है, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर खट से बना दिया आपने, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक बात। और इसका वो भी लिख दिया, कैसे लिखते हैं वो याद है या लिखवाऊं? देखो A1 B1 A1 B1 C1 A2 B2 C2, फटाफट से लिखो, क्या आएगा? क्या आएगा? या ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख लो, कोई भी तरीका अपनाओ, मैं आपको ये नहीं कह रहा। A1 कितना आएगा? ये अपनाओगे वो अपनाओगे, चलो यही वाला अपनाते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 और C2। कैसे लिखोगे? A1 B2 C3 A1 B2 C3 प्लस, ठीक है, A2 B3 C1 प्लस क्या आएगा? A3 B1 C2 माइनस क्या आएगा? A3 B2 C1 प्लस A1 B3 C2 प्लस कितना आएगा? A2 B1 C3। ये मेथड आसान है या नहीं है? है। अब इनको रफ कर दो, ये आ गया, ठीक बात। इसकी वैल्यू ये है। अब ये कह रहा है कि अब इसको भूल जाओ, इस पे आ जाओ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक बात। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? एक बात बताओ, आप खुद बताओ कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? कि एक तो ये मैक्सिमम हो और फिर ये मिनिमम हो। बात यहां समझना कि ये मैक्सिमम हो और ये मिनिमम हो। अब यहां पे कहीं के ऊपर से जा रही है बात, देखो ध्यान से समझो ये मैक्सिमम और मिनिमम की बात कैसे होती है। कि भाई आपको एक फंक्शन दे रखा है, आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, उसमें ये ब्रैकेट है माइनस ये ब्रैकेट है। अब ये मैक्सिमम कब दे सकता है? ये तो बहुत ज्यादा हो, ये ज्यादा हो और ये बहुत कम हो, मतलब इसमें से सबट्रैक्ट होने वाला सबसे कम हो, तो इसकी फाइनल आंसर क्या होगा? ज्यादा होगा। एक बेसिक मैथमेटिक्स से समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा हो और ये बहुत कम हो। तो एक बात बताओ, आपके पास बहुत ज्यादा बनाने के लिए क्या पॉसिबल है? 1। बहुत ज्यादा बनाने के लिए क्या आंसर चाहिए? 1। और बहुत कम बनाने के लिए -1। यही चीज है। अब देखो आप एक बात बताओ, बहुत ज्यादा मतलब अगर ये क्या हो जाए, अब ब्रैकेट पे बात कर रहा हूं मैं, अब ये क्या हो जाए? ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, मतलब आपको ये तीनों का प्रोडक्ट 1 हो जाए, ये तीनों का प्रोडक्ट 1 हो जाए और ये तीनों का प्रोडक्ट 1 हो जाए। बात समझ में आ रही? माइनस ये -1 हो जाए, ये -1 हो जाए, ये -1 हो जाए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 6। आप तो यही बोलोगे, रुको रुको रुको, अब यहां पे क्या आ रहा है? मैंने क्या बोला था बेटा आपको कि इनके एलिमेंट के प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? वैल्यू इक्वल होनी चाहिए साइन के साथ। अब देखो
यहां पे 1 क्या आ रहा है 1, और यहां पे क्या आ रहा है -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना आ रहा है -1, तो बराबर है क्या नहीं, तो 6 इज नॉट पॉसिबल, 6 इज नॉट पॉसिबल, 6 पॉसिबल नहीं है। बात समझ में? अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर 5 लेके देखो, क्योंकि 6 से ज्यादा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत कम है और ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 5, तो 5 में क्या होना चाहिए पड़ेगा भाई, यहां पे क्या हो गया ये 1 1 1 3, और यहां क्या हो गया -1 -1 और ये 0, लेकिन ये 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास क्या है -1 और 1, यहां पे 0 नहीं है। देखो धीरे धीरे से समझना क्वेश्चन को, यहां पे क्या है 0 नहीं, मतलब 5 ऑड नंबर तो आएगा नहीं, या तो इवन आएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब आपने बोला कि सर 4 लेके देखो, तो 4 कैसे होगा, वही 1 1 -1 और 1, भाई इसने क्या दिया 2, ठीक है, माइनस, ऐसे ही इधर कर लो, क्या आएगा -1 +1 -1, रुको एक सेकेंड, क्या हो गया ये 2 आ गया, इधर से 2 नहीं आया, 2 कैसे आएगा बेटा, कि इधर क्या कर लो 1 + 1 + 1, यहां तो 3 कर लो, माइनस यहां क्या कर लो -1 + 1, मतलब 1 -1 + 1, तो यहां से क्या देगा ये 1 देगा, यहां से क्या देगा ये भाई, यहां देखो -1 और +1, तो यहां से क्या देगा -1 + 1 0 हो गया, यहां से -1, ये 3 और माइनस ऑफ -1 कितना देगा ये 4, माइनस ऑफ -1 कितना देगा 4, ठीक बात। तो अब एक चीज समझो कि यहां पे क्या लिए मैंने 3, तो क्या लिए 1 लिए, और यहां पे 2 -1 लिए, 1 1 लिए, अब इनका प्रोडक्ट मिलाओ, ये कितना हो गया 1 1 1, मतलब क्या 1, मतलब प्लस 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 1, और यहां पे इनका प्रोडक्ट मिलाओ, क्या हो जाएगा -1 1 और ये 1, मतलब 4 क्या है पॉसिबल, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है 4, मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है वो 4। क्यों, आपको कैसे पता लगा कि भैया पहले ही मैंने समझाया था कि इधर के एलिमेंट का प्रोडक्ट और इधर के एलिमेंट का प्रोडक्ट, मतलब दोनों के ब्रैकेट का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। प्रोडक्ट क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि यहां भी A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, C1 C2 C3 है, यहां भी A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है और C1 C2 C3 है। बात समझ में आ रही? तो 6 क्यों पॉसिबल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या आया 1 आया और यहां -1 आया, हालांकि आंसर मैक्सिमम था लेकिन दोनों के एलिमेंट प्रोडक्ट सेम नहीं थे, 1 और -1। नीचे वाला 4 क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। 5 क्यों पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहां पे 3 और यहां पे 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 नहीं बना सकते हम, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखे 1 और -1। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, आप 1 और -1 से कितने डिटरमिनेंट बना सकते हो 2 की पावर 9, थर्ड ऑर्डर के कितने बना सकते हो 2 की पावर 9 5 1 2, उनमें से पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी डिटरमिनेंट की, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगी, पहले तो इसको सॉल्व करा ऐसे, अब इसको मैक्सिमम बनने के लिए क्या चाहिए, ये तो मैक्सिमम हो और ये मिनिमम हो, तो आपने क्या बोला सर इसको 1 रख दे, इसको 1 रख दे, इसको 1 रख दे, भाई ये 1 बन सकता है कैसे 1 1 1 या 1 -1 -1, मतलब हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं, हमें तो इससे मतलब है ये 1 और ये 1, ये क्या हो गया -1 -1 तो क्या हो गया ये -3, और वो माइनस क्या बना दिया सर +3, तो 3 + 3 क्या हो गया 6, लेकिन 6 क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट क्या नहीं आ रहा सेम, क्यों प्रोडक्ट क्यों सेम आना चाहिए मैं आपको बता चुका, ठीक बात, 4 पॉसिबिलिटी आ गई, बात समझ में आई। अब मैक्सिमम वैल्यू की बात होगी, अब मिनिमम वैल्यू निकालो, लिख लो पहले से, चलें आगे, ठीक है। अब मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, ऐसे तो आपको एल्गो पता लगी गई होगी कि कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। मिनिमम वैल्यू ऑफ दोज डिटरमिनेंट, इनमें से मिनिमम क्या होगी, तो वही वाला काम A1 A2 A1 A2 A3 V1 V2 V3, ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको याद हो जाए, C1 C2 C3, और यहां पे लिख लो A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो क्या लिखोगे आप A1, क्या लिखोगे आप A1 B2 C3 प्लस क्या आएगा A2 B3 A3, कितना आएगा A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो कितना आएगा
A1 B2 C3 A2 B3 C1, क्योंकि बोर्ड छोटा है ना तो बार बार लिखना पड़ता है, A3 V1 और C2 माइनस क्या आएगा A3 V2 और C1 प्लस A1 B3 C2 प्लस कितना आएगा A2 B1 और C3। ठीक बात, अब इनको रफ कर दो। अब मिनिमम होने के लिए क्या चाहिए, ये ज्यादा हो और ये कम, तभी तो माइनस ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे कि सर इसको -3 बना लो और इसको भी -3 बना लो, मतलब इसको 3 बना लो और इसको -3 बना लो। मतलब आप क्या कह रहे हो कि भैया इसको -3 बनाओ, मतलब -1 -1 -1 माइनस इसको क्या बनाओ 1 + 1 + 1, यही कह रहे हो आप। तभी कितना आएगा -3 -6 मिनिमम वैल्यू यही पॉसिबल है अगर सबसे ज्यादा देखे तो। लेकिन इसका प्रोडक्ट निकालो, कितना आ गया -1 -1 1 और -1 -1 और इधर कितना आ गया 1। सही है गलत है, गलत है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मैं बहुत आसान मेथड बता रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन ऐसे तरीके से सबसे ज्यादा आसानी से किया जा सकता है। फिर आपने सोचा -5 तो आ ही नहीं सकता, क्यों, फिर वही 0 का लफड़ा। तो आपने बोला -4 बना लो सर, तो -4 कैसे बनेगा भाई, -4 बनाने के लिए कैसे चाहिए कि या तो क्या हो -2 और इधर हो, लेकिन फिर 0 की पॉसिबिलिटी। तो क्या बनाओ, एक तरफ -3 बनाओ, एक तरफ -1 बनाओ। तो यहां तो वही -1 -3 हो गया। अब यहां से क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो क्या करो 1, क्या करो भाई -1 आपको चाहिए तो -1 आपने रख लिया और यहाँ पे +1 -1 कर दो, ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या है -1 है। तो ये कितना हो गया -3 और यहाँ से ये तो 0 हो गया, -1 हो गया -4। अब ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल है क्या, तो वही प्रोडक्ट देख लो, यहाँ कितना आ रहा है -1 -1 तो कितना आ गया -1, क्योंकि -1 × -1 +1 और इंटू -1 कितना आ गया -1। और यहाँ कितना आ गया 1 × 1 1 और यहाँ कितना आ गया -1। तो -1 = -1, मतलब दोनों का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। तो ये कितना हो गया -4। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई -4 और मिनिमम वैल्यू कितनी आई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लेना इस पे। और बड़े आसानी से क्लियर किया हमने। प्रोडक्ट का समझ में आया अब तक, आज जो समझाया वो बिल्कुल समझ आना चाहिए। जहां भी दिक्कत आए मेरे को पूछ लेना, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से मेरे को पूछ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, जो 10 to 12 लेक्चर चलेगा। हो सकता है मैं 14 में भी पढ़ा लूँ, क्योंकि वो मेरे शेड्यूल के हिसाब से रहता है, ठीक है। मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद देन वेक्टर, देन 3D, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, देन डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपका जो बचा कुचा पार्ट है वो सारा कवर करेंगे। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से समझते हैं। मेरा सिंपल फंडा यही रहता है समझाने का कि बच्चे को समझ आना चाहिए, चाहे 4 लेक्चर एक्स्ट्रा लग जा, चाहे 4 एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ जा, लेकिन मैं फास्ट वे में बिल्कुल नहीं समझाता। मेरा शुरू से ही रहा है कि मैं फास्टली नहीं चलता, मैं बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग चलता हूँ कि मुझे कैसा समझ आता है, ठीक है। मैं फास्ट इस वजह से नहीं चलता क्योंकि मेरे को सारे बच्चे कवर करने होते हैं क्लास के, ठीक है। थैंक यू। और आप एनसीईआरटी तो अभी कर ही सकते हो, कुछ बच्चे एक्सरसाइज 1 भी कर लेंगे एनसीईआरटी की और एक्सरसाइज 2 भी कर लेंगे थोड़ा बहुत रगड़ के। वैसे एक्सरसाइज 1 तो पूरी हो जाएगी, 8 क्वेश्चन है अप्रॉक्स उसमें, ठीक है। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।